So, good afternoon, students. Today we are going to start the topic cause and types of friction. In the last class, we have studied about the factors affecting friction. कौन कौन सा फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है इस बारे में हमने चर्चा किया था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द सरफेस, like smoothness or roughness of a surface, it is directly related to force of friction. जो सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना ही उसका फ्रिक्शन कम, जो सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही उसका फ्रिक्शन ज़्यादा। तो इसी बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अभी एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि आखिर क्या कारण है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। क्यों ऐसा क्यों होता है कि फ्रिक्शन सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। और ये सेम क्वेश्चन है, हैव यू एवर थिंक व्हाई एंड हाउ फ्रिक्शन ऑकर्स, कैसे और क्यों फ्रिक्शन होता है। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन हमारे दिमाग में नॉर्मली आ जाता है कि फ्रिक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एकदम पहले हम जो चर्चा करेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन इज कॉज्ड by the irregularities on two surfaces in contact. ये हम जानते हैं, even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. बहुत ही अच्छा बात कहा कि फ्रिक्शन क्यों होता है। फ्रिक्शन होता है सरफेस में इरेगुलरिटी के कारण। जो सरफेस बहुत ही स्मूथ है, जैसे टेबल का सरफेस, तुम्हारा टेबल तो बहुत स्मूथ है, तो इस टेबल का सरफेस को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे टेबल का सरफेस, तो वहाँ पे भी बहुत सारा इरेगुलरिटी है। यह देख सकते हो, ये सारे इरेगुलरिटी है, मतलब एकदम प्लेन जैसा कुछ नहीं होता। बहुत प्लेन सरफेस में भी ऐसा ऊंच नीच रहता है अगर हम माइक्रोस्कोप के मदद से उसे देखें तो। फिर क्या होता है ना, फिर ये होता है इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस। अब टेबल के ऊपर ये बुक रखा है, ओके, टेबल के ऊपर ये बुक रखा है, तो ये बुक और टेबल इन दोनों सरफेस के बीच, दोनों के सरफेस में इरेगुलरिटी है। सो इरेगुलरिटीज ऑन दिस टू सरफेस लॉक विथ ईच अदर। ये देख सकते हो कि सरफेस, दोनों सरफेस का इरेगुलरिटी एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। जैसे हम हमारा दोनों हाथ का फिंगर्स को अल्टरनेटिवली लॉक कर सकते हैं वॉलीबॉल खेलने के टाइम जैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। सो व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम सरफेस को मूव कराना चाहते हैं, इस बुक को मूव कराना चाहते हैं, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। तो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ के हमें आगे जाना पड़ता है, उसे छुड़ा के हमें आगे जाना पड़ता है, इसीलिए हमें फोर्स लगता है इसको ओवरकम करने के लिए। दिस इज द रीज़न दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। यही कारण है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है। अब बात यह है कि नाउ थिंक व्हाई फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन रफ सरफेस। कारण तो हम समझ गए कि फ्रिक्शन होता है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेसेस। अब रफ सरफेस में क्यों फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ये बहुत सोचने वाला बात है कि रफ सरफेस में क्यों फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। हियर वी सी, डेफिनेटली वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग के कारण होता है दोनों सरफेस में। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस प्रेस्ड हार्डर। ये सेकेंड पॉइंट में जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो रफ सरफेस है उसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा और ज़्यादा गहरा इरेगुलरिटी होता है। तो इसीलिए रफ सरफेस के ऊपर जब भी कोई चीज़ हम रखेंगे तो तुरंत वो दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ इरेगुलरिटी को जल्दी लॉक कर लेता है। तो इसीलिए रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब एक बात देखो कि सेकेंड पॉइंट जो बोल रहा है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड। सोचो टेबल के सरफेस में कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई रफ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे अच्छे से हार्डली प्रेस किया, उसके बाद उसका फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों बढ़ जाएगा?
क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो इरेगुलरिटी है दोनों सरफेस के बीच वो अच्छे से लॉक हो जाएगा, तब फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा और उसे मूव कराना थोड़ा मुश्किल होगा। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting and when a person is sitting on it. तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब एक मैट को ड्रैग करके, जब एक खाली मैट है तब उसे ड्रैग कर सकते हो, या फिर जब उसमें एक पर्सन सिट किया हुआ है तब ड्रैग कर सकते हो। देखना दोनों में फ्रिक्शन कब ज़्यादा होता है। डेफिनेटली जब पर्सन बैठा है तभी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने तरह का फ्रिक्शन होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल, देयर आर टू हेवी बॉक्स ऑफ सेम वेट, वन इज एट रेस्ट, एक रेस्ट में है, एंड अनदर इज इन मोशन, एक रेस्ट में है और एक मोशन में है। नाउ मूव दोस्ट हेवी बॉक्सेस फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। अब दोनों बॉक्स को ही एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाना चाहते हैं। What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक बॉक्स मोशन में है तब उसे मूव कराना इजी है, या जब वो रेस्ट में है तब उसे मूव कराना इजी? हेवी बॉक्स तो डेफिनेटली जब वो रेस्ट में है तब उसे मूव कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों ऐसा होता है? जब वो रेस्ट में है तब उसे मुश्किल क्यों होता है? तो उस बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction। तो जब बॉक्स रेस्ट में होगा तब उसका इंटरलॉकिंग, जो इरेगुलरिटी का इंटरलॉकिंग है वो बहुत टाइट होगा, वो अच्छे से परफेक्टली मैच कर पाएगा, इसीलिए उसे हिलाना मुश्किल है। और इसी तरह का जो फ्रिक्शन है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, हम उसे मोशन में लाना चाहते हैं, उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे आगे मूव कराने का कोशिश कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक दूसरे तरह का फ्रिक्शन है, ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लाइड करके नीचे की तरफ जा रहा है मोशन में, तो ज़रूर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा इसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होगा, ये स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए इस फ्रिक्शन का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन? क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है? देखो क्या लिखा है ना, देखो जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये मतलब है कि जब व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। जब बॉक्स मूव मोशन में ऑलरेडी है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बॉक्स के सरफेस को ग्राउंड के सरफेस के साथ जो इरेगुलरिटी है उनको लॉक करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा वो चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉक्स मोशन में है तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता। पर जो रेस्ट में है उसे सफिशिएंट टाइम मिलता है इरेगुलरिटी को लॉक करने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ इट इज टाइम फॉर होम असाइनमेंट। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई द सोल ऑफ शूज आर मेड रफ और ट्रेडेड। हम जानते हैं जो अच्छे अच्छे शू हम खरीदते हैं उसका अगर नीचे का हिस्सा हम डिज़ाइन करेंगे तो देखेंगे ऐसे ट्रेडेड जैसा है, मतलब ऐसे बहुत सारा डिजाइन है, ठीक है। तो ऐसा डिज़ाइन क्यों रहता है? इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रीजन और स्टाइल? इसका कारण तुम्हें लिख के भेजना है। तो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट
in the next class soon. So if you have any doubt, you can ask, and if you like my video, you can subscribe my channel to get more this kind of videos.